वेलकम एवरीवन इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने इस चैनल में, अपने नहीं हम सब के हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में। और हम और हमारी टीम आपके लिए हमेशा प्रयास करते हैं कि आपके लिए ऐसे टॉपिक लेकर के आए सब्जेक्ट के अंदर जो आपके लिए आप पर केंद्रित हो, यानी छात्र पर केंद्रित हो, और जिसका आपको अधिक से अधिक फायदा कॉम्पिटिशन्स में भी मिले और आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने में भी मिले। तो उससे पहले मैं आपको बोलूँगी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। और आज जो हम कारक पढ़ने वाले हैं, कल हमने मास्लो का आवश्यकता क्रम सिद्धांत पढ़ा था जो बेसिकली आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार उसको फिर से आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं और फिर नहीं आता है तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और आज जो हम कारक कर रहे हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हमने कितने पढ़ लिए हैं। पहला पढ़ा था जैविक कारक जिसमें आनुवंशिकता और क्या था, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। उसके बाद हमारा था दूसरा मानसिक कारक जिसमें तनाव था, द्वंद्व था और नैराश्य था, ठीक है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सामाजिक कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। जिसमें पहला था हमारा जैविक कारक, दूसरा था मानसिक या मनोवैज्ञानिक कारक। और आज जो हम तीसरा पढ़ेंगे वो है सामाजिक कारक। तो आज गाइस हम लोग पढ़ेंगे सोशल फैक्टर। देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक कारक ऐसे कारक हैं जो पूर्ण रूप से हमें प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से समाज से जुड़े हुए हैं। और जितना हमें हमारा घर प्रभावित नहीं करता है इतना हमें अड़ोस पड़ोस प्रभावित करता है। तो इसके अंतर्गत जैसे जैसे टॉपिक आएंगे उस बेस पे मैं आपको समझाऊंगी। इसके अंतर्गत पहला है परिवार। पहला जो कारक है वो है परिवार, फैमिली। आपको पता है गाइस कि मनुष्य या व्यक्ति की पहली पाठशाला घर होती है, यानी कि उसके घर का जो वातावरण है वो पहले से निर्धारित कर देता है कि मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा या कैसा होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से घर के अंदर रहने की वजह से वो केवल घर के वातावरण से ही प्रभावित होता है। और क्योंकि वो बाहर नहीं जाता, छोटा रहता है बच्चा, तो बाहर का उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना परिवार का और सर्वप्रथम माता का प्रभाव जो बच्चे पे पड़ता है, उसके अलावा और किसी भी घर के सदस्य का उस पर प्रभाव इतना नहीं पड़ता जितना माता का पड़ता है। तो परिवार के अंतर्गत देखिए, सबसे पहला है अति संरक्षण व न्यून संरक्षण।
यानी ओवर प्रोटेक्शन, एंड अंडर प्रोटेक्शन। देखिए, अति संरक्षण और न्यून संरक्षण क्या है। अति संरक्षण का अर्थ है कि बच्चे पर, बालक पर आवश्यकता से अधिक प्रभाव रखना या आवश्यकता से अधिक ध्यान देना। एग्जाम्पल आपको बताऊंगी कि एक छोटा सा बच्चा है, जब वो पहली बार स्कूल में जाता है, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार स्कूल में जाता है तो थोड़ी सी हिचकिचाहट करता है। जब स्कूल में जाता है तो उसके पैर पीछे आते हैं, कहने का अर्थ वो जाना नहीं चाहता, तो उसको हम धीरे 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 सिखाते हैं कि स्कूल जाना आवश्यक है। अब उस दौरान जो माता होती है उनकी भूमिका बहुत ही अधिक होती है। वो माता उस बच्चे को अति संरक्षण के दौरान वहाँ तक जाएगी जहाँ तक स्कूल है, पैदल पैदल उसको साथ लेके जाएगी ताकि वो जाना सीखे। लेकिन इस दौरान वो ये नहीं देख रही कि बच्चे को तो वो स्कूल भेजना सीख रही है, लेकिन साथ में उसको अति संरक्षण के मापदंड से भी गुजरना पड़ रहा है। यानी उस बच्चे को स्कूल तक ले जाती है और स्कूल में जब माँ उसको छोड़ के वापस आने की कोशिश करती है तो बच्चा फिर से पल्लू पकड़ के खींच लेता है कि मुझे अंदर तक छोड़ के आओ। तो माता क्या करती है, फिर अंदर तक छोड़ के जाती है। अब स्कूल के एनवायरनमेंट में छोड़ देती है। उसके बाद जैसे क्लास के बाहर माता उसको छोड़ने की कोशिश करती है, बच्चा फिर पल्लू पकड़ लेता है कि मुझे कक्षा के अंदर तक भी छोड़ के आओ। माता उसको क्या करती है, कक्षा के अंदर बिठा के जाती है। ठीक है, अब इतना संरक्षण कि वो कक्षा के अंदर तक, और अब उसका बस चलता नहीं कि वो कक्षा के अंदर रहे तो वो बाहर आ जाते, वरना बस चले तो वो उसके साथ ही पढ़ाई कर ले। जैसे ही लंच टाइम होता है तो माता दौड़ी दौड़ी आती है और देखती है बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, वो खेल रहा है और खेलते वक्त किन किन बच्चों से मिल रहा है, वो इधर उधर गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए। तो ये जो अति संरक्षण है ये बच्चे में जो स्वतंत्रता होती है उसका ह्रास करता है। यानी कि बच्चे में स्वतंत्रता नहीं लाने देता अति संरक्षण। बच्चा मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से विचार नहीं कर सकता, स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकता, स्वतंत्र रूप से क्रिया नहीं कर सकता। उस दौरान वो बच्चा इतना अधिक हावी हो जाता है माता पिता पे, या कि कहीं उसको अकेले जाना पड़े तो वो बच्चा आगे की तरफ नहीं जा सकता। उसको डर लगता है। क्यों? क्योंकि माता पिता ने उसको बचपन से कभी भी एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं छोड़ा। तो ये है अति संरक्षण। न्यून संरक्षण क्या होगा कि ध्यान ना देना या बिल्कुल भी संरक्षण ना देना। फॉर एग्जाम्पल कि स्कूल वाला बच्चा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके बाद माता समझने लग जाती है कि ये जो बच्चा है ये आराम से स्कूल आ जा सकता है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब वो बच्चा 8 बजे स्कूल लगती है, वो बच्चा 6 बजे चला जाता है। जब माता पूछती है कि इतनी जल्दी आप स्कूल क्यों जाते हो, तो वो एक बहाना दे देता है कि जल्दी जाने से पिटाई नहीं पड़ती, मान लीजिए। ठीक है, तो माता को देखना चाहिए कि 6 बजे जाने से 15 मिनट का स्कूल का रास्ता, 8 बजे स्कूल लगती है, तो ये बच्चा जो है ये 1.5 घंटे क्या करता है। अगर माता सचेत है तो माता उस कारण का पता लग जाएगी। लेकिन माता न्यून संरक्षण के अंतर्गत आएगी तो माता उसको 6 बजे ही जाने देगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि 1 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, बच्चा पहुंच रहा है 4 बजे घर, तो माता ने एक भी दिन नहीं पूछा कि बेटा तुम 4 बजे घर क्यों आते हो। जब तुम्हारी छुट्टी 1 बजे हो जाती है तो 4 बजे तुम्हारे घर आने का कारण क्या है। तो माता अगर एक भी बार पूछ लेती, अगर गलत रास्ते पे चल रहा होता है बच्चा, वो रुक जाता है। लेकिन न्यून संरक्षण के कारण अब वो बच्चा 4 बजे आता है तो माता कुछ नहीं बोलती, खाना रख देती, बच्चा चुपचाप आके खाना खा के सो जाता है। ठीक है, अब अगले दिन वो 4:30 बजे आएगा, उससे अगले दिन 5 बजे आएगा। इस प्रकार वो धीरे 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 अपना समय बढ़ाता जाएगा। और ये जो समय बढ़ाना हो रहा है वो उस बच्चे को गलत आदतों की तरफ ले जाता है। ये जो समय बढ़ाना हो रहा है ये उस बच्चे को गलत आदतों की तरफ ले जा रहा है। तो अति संरक्षण भी अच्छा नहीं और न्यून संरक्षण भी अच्छा नहीं। आइए लिखते हैं,
अति संरक्षण के दौरान बालक में स्वतंत्रता की भावना विकसित नहीं हो पाती। और न्यून संरक्षण के कारण बालक गलत आदतों की ओर जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व प्रभावित होगा। अब देखिए, अति संरक्षण न्यून संरक्षण क्या है कि अति संरक्षण के कारण बच्चे में स्वतंत्रता की भावना नहीं आएगी और उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा, और न्यून संरक्षण के कारण बच्चा जो है, बालक जो है, वो गलत आदतों की तरफ जाएगा, जिससे परिणाम स्वरूप क्या होगा, व्यक्तित्व प्रभावित होगा। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा, ये है अनुशासन की दोहरे मापदंड। अनुशासन के दोहरे मापदंड। अनुशासन के दोहरे मापदंड से क्या अभिप्राय है कि उस बच्चे को एक ही कारण के लिए कभी पुरस्कार दे देना और कभी दंडित कर देना, तो इससे बच्चा समझ नहीं पाता कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी उसको उस काम के लिए पुरस्कार मिलता है, प्रशंसा मिलती है, और कभी कभी उसी काम के लिए उसको दंड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी आपको कि एक बच्चा है, जब उसके पिता को ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही होती है, तो वो पिता जब जाके देखता है कि उसके जो मोटरसाइकिल है, उसकी मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर हो रखा है, तो वो क्या करता है कि वो मेरे को तो लेट हो गई है बहुत ज़्यादा, और मेरी मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर हो रही है, और ऑफिस तो इतनी दूर है, कैसे जाऊँ मैं। तो फटाफट बच्चा आता है और बच्चा बोलता है कि पिताजी एक टायर अपने पास एक्स्ट्रा में रखा है, वो लगा देता हूँ। तो वो लगाने के लिए बोले कि उसके लिए तो चाबी पाना चाहिए होता है, तो चाबी पाना तो है नहीं अपने पास, तो वो फटाफट दौड़ करके जाता है और जा करके एक की, उनके पास थी नहीं, वो जो औजार होते हैं खोलने वाले, वो लेकर के आता है और फटाफट उस टायर को चेंज कर देता है। जब पिताजी ने पूछा कि तुम्हारे पास ये चाबी कहाँ से आई, तो बच्चे ने बोला कि पड़ोसी अंकल की दीवार पे रखी थी, 3 दिन से रखी हुई थी, तो मैं उसको उठा करके अपने घर पे ले आया। अब क्योंकि पिताजी उस समय खुद जाने की हड़बड़ी में थे, तो पिताजी ने शाबाशी दी, वाह बेटा वाह, तुमने जल्दी से मोटरसाइकिल ठीक कर दी, मुझे मिस्त्री के पास नहीं जाना पड़ा, वरना मेरे को ऑफिस लेट हो जाती और बॉस से मेरे को डांट पड़ती। बहुत अच्छा। तो उस ली हुई चीज के लिए पिता ने उसको बहुत प्रशंसा दी और बधाई दी और एक तरह से पुरस्कृत किया। उसके बाद उसी बच्चे को अगले कुछ समय बाद क्या किया जाता है कि वो बच्चा स्कूल से किसी अन्य विद्यार्थी की कॉपी किताबें चुरा करके लेके आ जाता है। जब पिता को पता चलता है कि उस बच्चे ने किसी और छात्र की कॉपी किताबें चुरा ली है और घर पे ले आया है, तो पिता उसको दंडित करते हैं, थप्पड़ मारते हैं। तो बच्चा दोहरे मापदंड के दौरान आ जाता है कि पिताजी कभी मेरे को
यही काम करने से, दूसरों की वस्तु लेने से पुरस्कृत करते हैं, प्रसन्नता देते हैं, और यही काम करने से मुझे दंडित करते हैं, तो मैं क्या करूं? इस कारण बच्चा असमंजस में आ जाता है। दूसरा उदाहरण दूंगी मैं कि घर के बाहर किसी ऐसे पड़ोसी की गाड़ी खड़ी थी जिससे आपको हमेशा द्वेष रहता है, झगड़ा रहता है, तो बच्चे ने बॉल फेंकी और उस पड़ोसी की गाड़ी कांच को तोड़ दिया। जैसे ही पड़ोसी की गाड़ी की कांच को तोड़ दिया, वो दौड़ के बोले, पापा पापा मुझसे पड़ोसी अंकल की कांच की गाड़ी की कांच टूट गई है। तो पिताजी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, क्यों? क्योंकि वो तो उसका दुश्मन था, कि बहुत अच्छा काम किया, वो तो वैसे अपना दुश्मन था, अच्छा किया काम, तुमने बहुत बढ़िया किया। अगले दिन क्या करता है कि उस घर के बाहर हमारे मित्र की गाड़ी आ जाती है। तो मित्र की गाड़ी का जब बच्चे ने सोचा कि कल तो मेरे को उन्होंने बहुत प्रशंसा की थी, तो उस मित्र की गाड़ी का कांच भी बच्चा तोड़ देता है। घर आकर के कहता है कि पापा पापा मैंने अंकल की गाड़ी का कांच तोड़ दिया। तो पापा उसको पिटाई करते हैं, अरे तूने मेरे मित्र की गाड़ी का कांच तोड़ दिया। तो बच्चा उस समय भी असमंजस में आ जाता है कि कल कांच फोड़ा था तो मेरे को बहुत बधाई मिली थी, प्रसन्नता मिली थी, और आज जब मैंने कांच तोड़ दिया है तो मुझे दंड मिल रहा है। इस समय व्यक्ति जो है, जो मनुष्य है, वो अपने व्यक्तित्व को पहचान नहीं पाता और उसका मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाता कि उसको ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें लिखते हैं हम, एक ही प्रकार के कार्य के लिए कभी प्रशंसा और उसी प्रकार के कार्य के लिए कभी दंड दिए जाने पर बालक का सही प्रकार से विकास नहीं हो पाता, वह यह नहीं समझ पाता कि कब वह गलत है और कब सही। और कब सही। तो इसके उदाहरण मैंने आपको दे दिया, अनुशासन के दोहरे मापदंड। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसके बाद इसको रफ करके हम इसका तीसरा कारक पढ़ेंगे। अब इसको रफ करते हैं हम लोग, इसी का तीसरा कारण पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। माता पिता की अपेक्षाएं। इसमें क्या है कि माता पिता को अपने बालक के प्रति वैसी ही अपेक्षाएं रखनी चाहिए जिस प्रकार के बालक अफोर्ड कर सकता है, उन तक पहुंच सकता है। अगर बच्चा उच्च प्रकार के मस्तिष्क वाला है या फिर हम बोलेंगे प्रतिभाशाली है, तो हम उससे उच्च प्रकार के कार्यों की क्या रखें,
क्या रखें, अपेक्षाएं रखें। और बच्चा अगर मंद बुद्धि है या फिर बोलेंगे कि उसका मस्तिष्क विकास इतना नहीं हो पा रहा है, तो उस बच्चे से अगर हम उच्च अपेक्षाएं रखते हैं, अगर 40% वाले बच्चे को हम बोले कि 90% ला, तो वो अपने आप तनाव में आएगा। तो 40% वाले बच्चे से हम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, 45 की अपेक्षा रख सकते हैं, 50 की रख सकते हैं, लेकिन 90 की अपेक्षा हम नहीं रख सकते। तो माता पिता को चाहिए कि बालक से उसी प्रकार की अपेक्षाएं रखी जानी चाहिए जिनके वो काबिल है। माता पिता की अपेक्षाएं अपने बालक के मस्तिष्क विकास के आधार पर की जानी चाहिए, जिससे बालक में हीन भावना उत्पन्न ना हो। यानी बच्चे में जब हम 90% के लिए बच्चे को बोलते हैं कि आपका अगली क्लास में 90% आना चाहिए, और क्योंकि वो 40% का बच्चा है तो वो कभी भी 90% नहीं ला सकता, तो वो 40-50 लाता है, जिससे वो अपने माता पिता के सामने नज़र नहीं मिला पाता। उसमें हीन भावना आती है कि हमें 90% लेके आना था लेकिन हमारे इतने नंबर आए हैं, तो अपने आप को बहुत ही गिल्ट महसूस करता है, जिसके कारण उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। तो ये जो हमारे 3 कारक थे, एक तो था अति संरक्षण न्यून संरक्षण, दूसरा था अनुशासन के दोहरे मापदंड, और तीसरा है माता पिता की अपेक्षाएं। ये 3 कारक हमारे परिवार में आते हैं। अब हम अपना दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा बी है विद्यालय। जो हमारा बी कारक है सामाजिक का, पहला था परिवार, और अब जो दूसरा है वो है विद्यालय। जो स्कूल होता है, अब देखिए गाइस कि जो विद्यालय है, स्कूल से ज़्यादा आजकल विद्यालयों में ही बच्चे रहते हैं। कैसे? सुबह जाते हैं, 4 बजे आते हैं, मम्मी पापा उठे, नहाए धोए, खाना पिया, हाय हेलो बाय किया और चले गए, और शाम को आते हैं, आकर के खाना पीना खाया और सो गए। सॉरी, मैंने कहा था स्कूल से ज़्यादा, तो घर से ज़्यादा बच्चे आजकल विद्यालयों में रहते हैं। कैसे कि सुबह उठे और स्कूल लग गए उनकी, और 4-5 बजे या 4 बजे आते हैं, तो लगभग जो 7-8-9 घंटों का टाइम है वो लगभग स्कूल में बीतता है। तो इससे भी व्यक्तित्व प्रभावित होगा, क्योंकि घर में तो हमारे सुबह और शाम और रात बीतती है, लेकिन जो पूरा दिन का समय है जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ अर्जित करते हैं, वो जो हमारा समय है वो विद्यालय में, स्कूल में बीतता है। तो इसके दौरान 2 प्रकार के कारक हमें प्रभावित करेंगे। विद्यालय के दौरान कितने प्रकार के कारक प्रभावित करेंगे? 2 प्रकार के। पहला शिक्षक और दूसरी मित्र मंडली, यानी कि फ्रेंड सर्कल। तो पहला हम देख रहे हैं शिक्षक। देखिए मित्रों, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ सिखाने की आवश्यकता है, वैसे मैं आपको उदाहरण बता दूंगी। मित्र मंडली, शिक्षक हो गए आपके टीचर्स, और मित्र मंडली हो गई आपकी फ्रेंड सर्कल। अब देखिए कि एक जो शिक्षक होता है
वो बालक के मस्तिष्क विकास और व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। किस प्रकार कि एक शिक्षक को पता होता है कि उसका जो विद्यार्थी है वो किस प्रकार का है, किस बुद्धि का है। उस बुद्धि के दौरान बच्चा जो है वो शिक्षक से बहुत कुछ अपेक्षाएं रखता है और शिक्षक क्या करता है, अगर शिक्षक चाहे तो उसको हीन भावना के अंतर्गत रख सकता है, उसको डरा धमका देगा तो वो बच्चा कभी भी अपने आप का विकास नहीं कर सकता। और अगर शिक्षक चाहे तो उस बच्चे को बुलंदी पे चढ़ा देगा, उसकी प्रशंसा करके, उसको मोटिवेट करके और अधिक अच्छे परिणाम लाने के लिए कहेगा। तो एक जो विद्यालय में शिक्षक जो कारक है ये बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत 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 बड़ी भूमिका निभाता है। हमें पता है, हमने कहा, एक उदाहरण मैं आपको दूंगी कि एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को बोला, विज्ञान के विद्यार्थियों को बोला, विज्ञान के शिक्षक थे वो, कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो कलरफुल होनी चाहिए, यानी विभिन्न कलरों से उसको बना करके लेकर के आना है जिससे वो अट्रैक्टिव लगे। ठीक है। अब जिस बच्चे के पास सिर्फ खाने पीने के पैसे हैं, मुश्किल से वो कॉलेज स्कूल की फीस जमा कर पा रहा है, तो क्या वो इतने महंगे महंगे कलर ला करके फाइल मेंटेन कर सकता है? जी नहीं। अब क्या करता है कि जब शिक्षक फाइल चेक करते हैं तो सभी बच्चों की अच्छी अच्छी फाइलें होती है विभिन्न प्रकार के कलर से, लेकिन वो जो एक बच्चा जो गरीब परिवार से है, जो कलर खरीदने की उसमें क्षमता नहीं है, तो उस बच्चे ने जो अपना काम है वो पेन और पेंसिल दो प्रकार से किया है। अगर शिक्षक चाहे, अब मैं दो बिंदु लेके आऊंगी। पहला कारक हम देखेंगे इसके अंतर्गत है कि जब शिक्षक उस बच्चे की फाइल लेता है तो शिक्षक देखता है क्या कि उस बच्चे ने पेन और पेंसिल से काम कर रखा है, जबकि समस्त क्लास ने जो है वो कलरफुल पेन उसमें या कलर यूज में लिए हैं। तो अब वो शिक्षक अगर बच्चे का मस्तिष्क विकास करना चाहता है, उसको बुलंदियों पे ले जाना चाहता है, उसके परिणाम अच्छे चाहता है, तो वो शिक्षक क्या करेगा, बेटा तुमने पेंसिल और पेन से काम क्यों किया? तो उसने कहा गुरुजी हमारे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने इससे काम किया। तो वो कहे वाह शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। देखो वो शिक्षक पूरी फाइल को पूरी कक्षा में दिखाएगा कि देखो इस बच्चे ने बिना कलर यूज किए पेन और पेंसिल से इतनी सुंदर फाइल बनाई। वो उसको मोटिवेट करेगा, प्रशंसा करेगा, जिससे वो बच्चा प्रसन्न होगा और आगे से और भी अच्छे कार्य करेगा, जिससे उसके मस्तिष्क विकास और व्यक्तित्व विकास की सीढ़ियां बन जाती हैं। और दूसरी बात, अगर वो जो शिक्षक है उस बच्चे को मोटिवेट नहीं करता है और उसकी निंदा करता है, वो जैसे उसकी फाइल देखता है वो बोलता है अरे तुमने क्या किया है, तुमने पेन और पेंसिल से क्यों बनाई? तो उस बच्चे ने बोला कि मेरे पास पेन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, कलर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो वो शिक्षक बोलता है कि पूरी क्लास ने कलर से बनाई है, तुम्हारी फाइल देखो कितनी गंदी है, और वो उस फाइल को फाड़ देता है। जैसे वो उस फाइल को फाड़ देता है तो वो जो बच्चा है वो पूर्ण रूप से प्रभावित होता है और वो कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करेगा। साथ में जो उसके अपने अंतर की आत्मग्लानि है वो बाहर आएगी और वो बच्चा पूर्ण रूप से रुष्ट हो जाएगा, जो व्यक्तित्व निर्माण में कोई भी प्रभाव उसके अंतर्गत समाहित होता है तो वो होगा ऋणात्मक। ठीक है। तो शिक्षक जो है एक बच्चे को, नीचे झुके हुए बच्चे को ऊपर ला सकता है और ऊपर वाले बच्चे को नीचे कर सकता है। दूसरा है मित्र मंडली। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्र मंडली। मित्र मंडली क्या है फ्रेंड्स? देखिए कि मित्र मंडली का अर्थ है कि स्कूल में हम शिक्षक से केवल कक्षा के दौरान या पाठ्यक्रम के दौरान ही मिल पाते हैं, और इसके अलावा हम पूरे दिन जो विद्यालय में रहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। उन दोस्तों में अगर मेरे 5 दोस्त हैं तो उनमें से ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि पांचों के पांचों अच्छे हों, या हो नहीं सकता कि पांचों पांचों बुरे भी हों, लेकिन हम कहेंगे कि जितने भी दोस्त हों उनमें से एक आधा तो बुरा होता ही है या एक आधा ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि 5 में से जब 2 अच्छे हैं 3 बुरे हैं, और हमारे मानव जो मस्तिष्क होता है इसकी खासियत होती है मित्रों कि ये बुरी चीज़ें पहले अपने अंतर्गत
अर्जित करता है और अच्छी चीज़ें बाद में। क्यों? क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती है उसको अर्जित करने में समय लगता है, कष्ट होता है, और कष्ट तो हमें सहना ही नहीं है। तो ये जो मित्र मंडली है ये पूर्ण रूप से हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। आज जो हमारी जो कारक थे, कौन से कारक थे? एक सामाजिक, जिसमें पहला था परिवार, दूसरा था विद्यालय, विद्यालय में थे शिक्षक और मित्र मंडली। अब हम पढ़ेंगे तीसरा कारक और ये है संस्कृति। जो तीसरा कारक हमारा वो क्या है? संस्कृति, कल्चर। आप देखिए, संस्कृति, कल्चर एक ऐसा कारक है जिसमें हम जाति विभेद कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पूरे समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, उच्च जातियां भी हैं, निम्न जातियां भी हैं। तो जो बच्चे निम्न जातियों से बिलोंग करते हैं, आप समझ सकते हैं, एससी की बात कर रही हूँ मैं, कि जो बच्चे निम्न जाति से बिलोंग करते हैं उन बच्चों में थोड़ी सी एक तरह से बोलेंगे उनका व्यवहार जो होता है वो इतना खुला नहीं रहता, वो अपने आप को निंदनीय मानते हैं। अगर शिक्षक चाहे तो, और अगर उस निंदनीय बच्चे को, जो अपने आप को निंदनीय मानता है, उस बच्चे के जो संपर्क में है, अगर वो चाहें तो उस बच्चे की ये जो शंका है अपने आप को निंदनीय मानने की, उसको मिटा सकते हैं। कैसे? कि कोई भी प्रकार का कार्य करते हैं तो वो बच्चा अपने आप को सारे प्रकार की जातियों से अलग समझता है, उसके काम भी भिन्न होंगे, जिसमें प्रत्येक बच्चा जाएगा वो वहाँ जाएगा नहीं, वो सोचेगा कि मैं नीची कास्ट से हूँ, अगर मैं इनसे मिलता हूँ, अगर इन्होंने मेरे को उल्टा जवाब दे दिया कि तू इस जाति का है तो पीछे हो जा, तो वो बच्चा हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा। अतः हमें क्या चाहिए कि संस्कृति जो है, जो हमारी जातियाँ वगैरह है, जो हमारे कल्चर हैं, ये कल्चर एक तरह से व्यक्तित्व निर्माण करने में पूर्ण सहयोग करते हैं। लेकिन इन पूर्ण सहयोग को अगर हम लोग बदल दें तो व्यक्ति जो निम्न जात से है, जो नीची जाति से, वो भी बहुत अच्छा और सुदृढ़ व्यक्ति उभर के हमारे सामने आएगा। तो संस्कृति एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अगर निम्न जाति से है तो उससे हम मिल करके और उसके बारे में बता कि नहीं मित्र, तू निम्न जाति नहीं है, तेरे जो विचार हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हारे जो विचार हैं वो उच्च जातियों के बच्चों के भी नहीं हैं, तो तुम बहुत अच्छे एक तरह से मानव हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हो जो समाज का निर्माण कर सकते हो। तो तुम उभर के सामने आओ और अपने आप को निम्न मत समझो, और किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य जो तुम्हारे साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, तुम हमें बताओ और हम उस चीज़ से तुम्हें निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा जो अपने आप को हीन मानता है, बहुत ही निंदनीय मानता है, वो उसके मस्तिष्क से बात निकल जाएगी और वो अच्छे से प्रोग्रेस करेगा। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में अपने आप की जो आत्मा कहती है उसमें जो ऋणात्मक रूप है उसको बाहर निकालना होता है। जैसे ही मन से ऋणात्मक रूप बाहर निकल जाता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो अलग होगा, व्यक्तित्व के अंतर्गत ही होगा, लेकिन जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक थे, जिसमें हमने एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहला कारक पढ़ा था जैविक कारक, जिसको दैहिक कारक भी बोला हमने। इसके अंतर्गत दो भाग आए थे, कौन सा? वंशानुक्रम या फिर बोलेंगे आनुवांशिकता, और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां। उसके बाद दूसरा कारक था हमारा मानसिक कारक। मानसिक कारक में हमने 3 बिंदु पढ़े थे, नैराश्य, द्वंद्व और तनाव। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा कारक सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में भी हमने 3 बिंदु पढ़े हैं, परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा संस्कृति। तो इन 3 कारणों, अगर आप चाहें तो मैं इसको लिख सकती हूँ,
अगर आप चाहते हैं तो इसको लिख दें, लेकिन बेसिकली मुझे लगता है संस्कृति में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि मैं अलग से लिखूँ और आप अलग से समझेंगे, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आज हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक जो टॉपिक था वो आज फिनिश हो गया है। तो मिलते हैं हम कल अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। और आज हम बोल रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें बताते रहिए आप। और अंत में जाने से पहले मैं बोलूँगी जय हिंद, जय भारत।